हे गाइस, तो थंडरबोल्ट्स को रिलीज हुए अब कुछ दिन हो चुके हैं और ये मूवी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनएक्सपेक्टेड तरीके से खत्म होती है। ना सिर्फ वैल इस ग्रुप ऑफ मिसफिट्स को न्यू एवेंजर्स ऑफिशियली डिक्लेयर कर देती है, लेकिन साथ ही साथ इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें थंडरबोल्ट्स या न्यू एवेंजर्स के फ्यूचर के बारे में भी पता चलता है। सबसे पहली और अनएक्सपेक्टेड चीज जो हमें पता चलती है इस पोस्ट क्रेडिट सीन में, वो है सैम विल्सन का इस ग्रुप को एज एवेंजर्स रिकॉग्नाइज ना करना। इनफैक्ट इवन बकी जब सैम से बात करने की कोशिश करता है तो उस बातचीत का भी कोई पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकलता। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सैम इतना ज्यादा डिसअपॉइंटेड है इस ग्रुप से, जिसमें बकी भी शामिल है। जबकि थंडरबोल्ट से पहले रिलीज हुई कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में सैम को खुद बकी के सपोर्ट की जरूरत पड़ी थी, जब वो अपने आप से कैप्टन अमेरिका के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर क्वेश्चन कर रहा था। इसका आंसर दरअसल स्टीव रॉजर्स से रिलेटेड है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में स्टीव रॉजर्स अवेंजर्स को एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन रखने की बात कर रहा था, जबकि टोनी स्टार्क और थैडियस रॉस इस टीम को सोकोविया अकॉर्ड्स के दायरे में लाने की बात कर रहे थे, जो कि सीधा यूनाइटेड नेशंस के अंडर काम करेगी। स्टीव का उस वक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिसकी वजह से उसके और टोनी की टीम के बीच सिविल वॉर हुआ था। स्टीव का दरअसल कहना था कि अगर अवेंजर्स की टीम किसी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट के अंडर आ गई तो अवेंजर्स को वही करना पड़ेगा जो ये गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले लोग चाहेंगे, और इन लोगों के अपने एजेंडास होते हैं जो हर गवर्नमेंट या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो इन ऑर्गेनाइजेशंस को चला रहा है उनके बदलने से चेंज होते हैं। क्या होगा अगर ये गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन अवेंजर्स को ऐसी जगह भेजे जहां उन्हें असल में नहीं होना चाहिए, और जहां उन्हें होना चाहिए वहां उन्हें जाने की परमिशन ये ऑर्गेनाइजेशंस ना दे। बेसिकली अवेंजर्स अपने राइट टू चूज को ही सरेंडर कर देंगे किसी और बॉडी को। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की ये डिबेट और इस डिबेट की वजह से अवेंजर्स की टीम जब अलग हुई तो उस वक्त सैम विल्सन ने स्टीव रॉजर्स का ही साथ दिया था, और जब कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में प्रेसिडेंट रॉस सैम से एक अवेंजर्स टीम को बनाने की बात करते हैं तो उस वक्त भी सैम वही क्वेश्चन दोहराता है जो स्टीव का कंसर्न था कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में। क्या होगा अगर सैम के बनाए हुए अवेंजर्स और प्रेसिडेंट रॉस जो कि यूएस गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं उनके बीच कोई डिसएग्रीमेंट हुआ तो? यानी कि सैम का स्टांस इस सिचुएशन में हमेशा से वही रहा है जो स्टीव रॉजर्स का था। वो भी किसी गवर्नमेंट या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम करना नहीं चाहता, और अब जब एक न्यू एवेंजर्स की टीम बन चुकी है जो कि सीधा सीधा गवर्नमेंट के लिए काम कर रही है, तो ये टीम सैम या स्टीव के फंडामेंटल प्रिंसिपल को ही फॉलो नहीं कर रही है, जो कि उनके राइट टू चूज को लेकर है। इस न्यू एवेंजर्स की टीम को वही करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट चाहेगी। नेचुरली सैम इस टीम को कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ऑल्सो एक और रीजन होगा सैम का इस टीम को रिकॉग्नाइज ना करने के पीछे। इस टीम में ऑलमोस्ट हर मेंबर का पास्ट डार्क या कंट्रोवर्शियल रहा है, और अब इस टीम में बॉब एक सेंट्री जैसा बंदा भी है जो कि एक्सट्रीमली पावरफुल होने के साथ साथ अनप्रेडिक्टेबल भी है। वो इस पोस्ट क्रेडिट सीन में खुद कहता है कि उसके पावर्स तभी एक्टिवेट होते हैं जब उसका दूसरा साइड बाहर आता है। ऐसे पर्सन का किसी टीम में होना बहुत ही डेंजरस होगा उस टीम के लिए, और सैम डेफिनेटली चाहेगा कि बॉब जैसा एक्सट्रीमली पावरफुल लेकिन अनप्रेडिक्टेबल पर्सन उसकी अवेंजर्स टीम में ना हो। हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इस न्यू एवेंजर्स की टीम का हिस्सा बकी भी है, जो येलेना के साथ एक तरह से इस टीम को लीड भी कर रहा है, और बकी ने बॉब के ट्रबल पास्ट को बहुत करीब से देखा है, और बकी का खुद का पास्ट भी बहुत ट्रबल्ड रहा है। इसके अलावा बकी और बॉब दोनों ही सुपर सोल्जर्स है, यानी कि बकी काफी हद तक बॉब को समझ सकता है और वो बॉब का साथ इजीली नहीं छोड़ेगा। वो बॉब के लिए वही करेगा जो एक वक्त पर स्टीव ने उसके लिए किया था। हो सकता है कि बॉब का इस न्यू एवेंजर्स की टीम में होना ही सैम विल्सन की अवेंजर्स की टीम और इस न्यू एवेंजर्स की टीम के बीच एक टेंशन क्रिएट करे, और क्योंकि ये न्यू एवेंजर्स की टीम अल्टीमेटली गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है और गवर्नमेंट के लिए काम करती है, तो शायद हमें कॉन्फ्लिक्ट भी देखे अवेंजर्स डूम्सडे में इन दोनों टीम्स के बीच। जैसे कि मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया, अवेंजर्स डूम्सडे में हमें इंकर्जन देखने मिलेंगे। जब कॉमिक्स में इंकर्जन होता था तब कुछ मोमेंट्स के लिए इंकर्जन में इन्वॉल्व हुए दोनों दुनिया के लोग एक दूसरे के अर्थ को अपनी तरफ अप्रोच होते हुए देख सकते थे और इवन एक दूसरे की दुनियाओं में आ जा सकते थे। हालांकि अगर ये दोनों ही अर्थ एक दूसरे से टकरा जाते थे तो इन दोनों ही अर्थ के यूनिवर्सेस खत्म हो जाते थे। इन इंकर्जन्स को तभी रोका जा सकता था जब दो यूनिवर्सेस के अर्थ के टकराव के पहले दोनों में से कोई एक अर्थ दूसरे अर्थ को खत्म कर दे। कॉमिक्स में मल्टीवर्स के खत्म होने से पहले जब आखिरी इंकर्जन चल रहा था अर्थ 616 और अर्थ 1610 के बीच, तो इन दोनों ही दुनिया के डिफेंस फोर्सेस एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। इनमें ना सिर्फ अवेंजर्स इन्वॉल्व थे, लेकिन शील्ड जैसी ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंटल बॉडीज भी इन्वॉल्व थी, और हर कोई अपने अपने तरीके से सामने वाले अर्थ को खत्म करने की कोशिश कर रहा था उनके खुद के सर्वाइवल के लिए। हो सकता है कि अवेंजर्स डूम्सडे में भी हमें सिमिलर इवेंट्स देखने मिले, जहां अर्थ 616 की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने तरीकों से इंकर्जन को निपटने की कोशिश करे। वो किसी मिलिट्री या डिफेंस फोर्स को यूज कर सकती है, या न्यू अवेंजर्स जैसी एनहांस इंडिविजुअल्स की टीम को यूज कर सकती है दूसरे अर्थ पर हमला करने के लिए। अवेंजर्स डूम्सडे से पहले मार्वल इस साल अब कैंसिल हो चुकी अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी रिलीज करने वाला था,
जिसमें मेन विलन्स काउंसिल ऑफ कैंग्स होने वाले थे। जब इस मूवी की स्क्रिप्ट एलिजिडली लीक हुई तो इस मूवी की स्टोरी में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर काउंसिल ऑफ कैंग्स के तीनों लीडर्स इमॉर्टस, फेरोरामा टट और स्कारलेट सेंचुरियन अर्थ 616 को इन्वेड करते हैं और एवेंजर्स की टीम स्प्लिट हो जाती है मल्टीपल टीम्स में, सो दैट हर टीम एक कैंग लीडर से साइमल्टेनियसली लड़ सके और उन्हें डिफीट कर सके। हालांकि वर्ल्ड लीडर्स इस एवेंजर्स की टीम पर भरोसा नहीं करते अर्थ को बचाने के लिए, और वो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में दिखाए गए सेलेस्टियल आइलैंड से जो एडामेंटियम मिला था उसका यूज करते हैं सेंटिनल रोबोट्स बनाने के लिए, वही सेंटिनल्स जिन्हें हमने एक्स-मेन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में देखा था। इन्हीं एडामेंटियम सेंटिनल्स को वर्ल्ड लीडर्स डिप्लॉय करते हैं कैंग्स को डिफीट करने के लिए। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि एवेंजर्स डूम्सडे में भले ही सैम विल्सन के एवेंजर्स इस इंकर्जन को रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन वर्ल्ड लीडर्स या उनकी गवर्नमेंट्स इस वर्ल्ड एंडिंग क्राइसिस के दौरान उन पर पूरी तरह कभी रिलाई नहीं करेगी और वो अपने तरीके से इस थ्रेट को हैंडल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें वो कैंग डायनेस्टी की तरह एडामेंटियम सेंटिनल्स डिप्लॉय कर सकते हैं या फिर वो इस न्यू एवेंजर्स की टीम को ऑर्डर कर सकता है सामने वाले अर्थ पर हमला करने के लिए, जिसमें सभी एवेंजर्स से ज्यादा पावरफुल मेंबर सेंट्री होगा, जिसके पास मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स का पावर है और वो इजीली एक प्लेनेट को उड़ाने की कैपेबिलिटी रखता है। थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन के फाइनल मोमेंट्स में हमें स्पेस क्राइसिस का पता चलता है और ये स्पेस क्राइसिस मोस्ट प्रोबेबली एक इंकर्जन ही होगा जिसमें अब अर्थ 616 इन्वॉल्व हो चुका है। येलेना जब बताती है कि कोई उन्हें जानकारी नहीं दे रहा है स्पेस क्राइसिस के बारे में, लेकिन उन्हें बस इतना ही पता है कि कोई स्पेस क्राइसिस चल रही है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि जिस गवर्नमेंट ने इस टीम को न्यू एवेंजर्स के तौर पर रिकॉग्नाइज किया, वही गवर्नमेंट इस टीम को अंधेरे में रख रही है इंकर्जन के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ना देकर। डेफिनेटली एवेंजर्स डूम्सडे के दौरान ये टीम एक वक्त पर गवर्नमेंट से अलग हो जाएगी और फॉर्मली सैम की एवेंजर्स टीम के साथ मर्ज हो जाएगी। ठीक उसके बाद हम फैंटास्टिक फोर के शिप को मेन 616 यूनिवर्स में आते हुए देखते हैं। ये सीन ना सिर्फ एवेंजर्स डूम्सडे लेकिन इवन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को भी सेटअप करता है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया था कि कैसे कॉमिक्स में मल्टीवर्स के आखिरी इंकर्जन को सर्वाइव करने के लिए रीड रिचर्ड्स ने एक लाइफ राफ्ट बनाया था जिसमें मल्टीवर्स के आखिरी सर्वाइवर्स मौजूद थे और यही सर्वाइवर्स आगे चल के गॉड एम्परर डूम के खिलाफ जंग की शुरुआत करते हैं उसके बनाए हुए बैटल वर्ल्ड में, और इस जंग के एंड में रीड रिचर्ड्स डूम को हराकर नया मल्टीवर्स शुरू करता है। यही लाइफ राफ्ट जो कि की रोल प्ले करती है कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर्स में डूम को हराने में, वो लाइफ राफ्ट रीड रिचर्ड्स एवेंजर्स डूम्सडे में भी बना सकता है। इनफैक्ट उसकी ये शिप जो अब मेन 616 यूनिवर्स में एंटर हो रही है वो उसी के लाइफ राफ्ट का पहला वर्जन हो सकता है, क्योंकि काफी चांसेस है कि रीड रिचर्ड्स ने अपना यूनिवर्स भी एक इंकर्जन की वजह से ही छोड़ा होगा, ना कि गैलेक्टस से हारने की वजह से। इस थियरी की बात मैंने डिटेल में मेरे पिछले वीडियो में की है, जिसे अगर आप चाहो तो आप यहाँ ऊपर राइट साइड में आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। ओवरऑल अगर हम देखें तो इस मूवी का एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन एवेंजर्स डूम्सडे को मल्टीपल तरीकों से सेटअप करता है। हम सैम विल्सन के एवेंजर्स और न्यू एवेंजर्स के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंकर्जन के वक्त वर्ल्ड लीडर्स और न्यू एवेंजर्स की टीम से किसी तरह का डेडली रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं सामने वाले अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और ऑफ कोर्स रीड रिचर्ड्स के 616 यूनिवर्स में आ जाने से एक सर्वाइवल प्लान हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो की रोल प्ले करेगा मल्टीवर्स को बचाने में। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स है थंडरबोल्ट्स या न्यू एवेंजर्स के फ्यूचर को लेके, और आपके हिसाब से सैम विल्सन क्यों इस टीम से इतना डिसअपॉइंटेड है? अपनी थियरीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। स्टे सेफ।